मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू की हुई थी आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, हमने उसमें मेंडल के अलग-अलग नियमों के बारे में अध्ययन किया था। आज मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ उसको मैंने 3D में लिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक, यानी न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम पढ़ते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमारे पास दोनों होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। आई होप कि आपको उसका फंक्शन पता होगा, लेकिन फिर भी हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसको लेकर के मैं आगे आपको तो वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी 3D के माध्यम से बताऊंगा और ये प्रूफ कराऊंगा कि कैसे ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं कि कुछ जीवों में जैसे वायरस वगैरह में जो आरएनए होता है वो भी आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर जीवों में डीएनए और आरएनए दोनों है तो ये ध्यान रखिएगा कि उनमें से कोई एक ही आनुवंशिक पदार्थ होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में आप देखते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या रहता है, डीएनए पाया जाता है। और जब आप मोस्ट ऑफ वायरसेस को अध्ययन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो आप पाते हैं कि इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे जो जरूरी बातें हैं कि किसी भी जीव में अगर दोनों हैं तो उसमें से कोई एक ही आनुवंशिक पदार्थ होगा, या तो आरएनए या तो डीएनए। कभी दोनों एक साथ किसी भी जीव में आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकते। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि डीएनए और आरएनए की संरचना में अंतर क्या होता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर के बारे में बताऊं जिसे आपने क्लास 11th में डिस्कस किया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके जो कंपोनेंट्स है, जिसमें हम पढ़ते हैं नाइट्रोजनी बेसिस यानी नाइट्रोजनी सार, फिर फास्फेट समूह और इसके बाद शुगर। तो याद रखिएगा जो तीन एक कंपोनेंट है जिसमें हम शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस, तो इन दोनों में से जब हम नाइट्रोजनी बेस और शुगर को मिलाते हैं तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब हम नाइट्रोजनी बेस, फास्फेट समूह और शुगर को मिला करके कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अंतर होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। याद रखिएगा कि न्यूक्लियोसाइड हम किसे कहेंगे, जब हम शुगर और नाइट्रोजनी बेसिस को एक साथ अगर जुड़े हों। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना है वो किस तरीके से अलग है, और जो अलग अलग बॉन्ड बनते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि फास्फेट समूह होता है यानी फास्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं। इसके अलावा आपके जो शुगर होते हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। और आपको मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन के आधार पे जब हम पढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो डीएनए और आरएनए है इसमें जो भी संरचनाएं हैं इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर हम शुगर पढ़ते हैं तो इसमें जो शुगर होता है आपका पेंटोज शुगर होता है यानी 5 कार्बन वाला होता है, और पेंटोज शुगर को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। अगर आरएनए होता है तो उसे हम राइबोज शुगर, जो राइबोज शुगर होता है उसे हम आरएनए के अंतर्गत, और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है उसे डीएनए में हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम नाइट्रोजनी क्षार में आते हैं यानी नाइट्रोजनी बेसिस में आते हैं तो उसमें हम दो तरीके के बेस का अध्ययन करते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पेरिमिडिन। प्यूरिन में हम दो तरीके के बेसिस को अध्ययन करते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और उसमें आपका पेरिमिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल के बारे में बात करते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि अगर डीएनए है तो उसमें थायमिन पाया जाता है, जबकि अगर आरएनए है तो यूरेसिल पाया जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं फास्फेट समूह की, तो फास्फेट समूह या फास्फोरिक एसिड जिसे हम PO4 के माध्यम से जानते हैं, जब ये एक साथ जुड़ते हैं तो पूरी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनती है। और जैसे एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है उसे ही कई तरीके की न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती हैं, तो उस चेन को हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। जैसे आपने जनरली डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल या डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल देखा होगा। आई होप कि जो आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस बताया, और इसके अलावा इसके कंपोजिशन को मैंने शार्ट वीडियो बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो 3D में आपको संरचनाएं दिखी, कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, आप उसे रिवाइज करिए। फिर इसके बाद आगे जब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा तो किस तरीके से प्रूव किया गया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।